नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप के दूसरे पार्ट में भारत के लोगों की मनोदशा पर चर्चा है। सन 2022 में भारत की खबरों, चर्चाओं तथा समझ को लेकर विचार है। तभी पहली गपशप का मेरा शीर्षक है बुद्धि खाक और मूर्खता पूजनीय। इस पर मेरा खुलासा है, यूं राष्ट्र, राज्य और नागरिकों की बुद्धि छीजने का मौजूदा वक्त आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक गंभीर संकट है। लेकिन सन 2022 में भारत में बुद्धि के खाक होने का कीर्तिमान इसलिए है क्योंकि शासन, आर्थिकी, राजनीति के बाद इस वर्ष नाजुक कूटनीति और सामरिक मामलों को भी मोदी सरकार ने जितना हल्का तथा सड़क छाप बनाया है, वैसा शायद ही किसी देश के इतिहास में हुआ हो। सन 2022 में व्हाट्सएप व टीवी चैनलों के जरिए किसी विदेशी नेता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मिलाने या कि मेल मुलाकात, मीटिंग, बैठक, विश्व घटनाओं तथा सीमा पर झगड़े को इतनी तरह के झूठों व मूर्खताओं में हिंदू जनमानस को बेचा गया कि वह इतिहास जन्य रिकॉर्ड है। याद करें एक एक करके मूर्खताओं को, जैसे यह कि मोदी जी ने कहा तो रूस यूक्रेन ने युद्ध रोककर भारत के छात्रों को वहां से निकलने दिया। फिर उन छात्रों की वोट के खातिर वाराणसी में प्रधानमंत्री से मुलाकात कराई गई और यूपी के हिंदुओं में भारत की कूटनीति का डंका बजा। इसी तरह कूटनीति की हर घटना को संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से लेकर संघाई सम्मेलन, बाली बैठक और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बेहुदे बयान पर भी भारत की सड़कों पर पार्टी को उतारा गया। चीन की घुसपैठ, आक्रामकता से ध्यान बटाने का ऐसा अभियान चला कि इतना भी ध्यान नहीं रखा गया कि इससे दुनिया में क्या साख बन रही है। हाँ, मुझे यह सचमुच में समझ नहीं आया कि संयुक्त राष्ट्र के मंच में बिलावल भुट्टो ने यदि नरेंद्र मोदी को लेकर शर्मनाक बयान दिया है तो उस जुमले को प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के रिकॉर्ड से बाहर निकलवाना चाहिए था या नहीं। वहां बिलावल भुट्टो से माफी मंगवाने जैसा कोई प्रयास होना चाहिए था या भारत में उस पर यह नैरेटिव बनवाकर उसकी कही बात को घर घर पहुंचवाना चाहिए था। वैश्विक मीडिया में इस्लामी बिरादरी में क्या चर्चा फैलाई जानी चाहिए थी। बतौर भारतीय और एक सनातनी हिंदू मेरे लिए यह शर्मनाक और आपत्तिजनक है जो संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई में भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए वह वाक्य रिकॉर्डेड रहे जिसमें नरेंद्र मोदी की तुलना अल कायदा के बिन लादेन से, लेकिन इसे भी देशी राजनीति में लाभदायी माना गया। बहरहाल पते की बात, सन 2022 में हर तरह से ये नैरेटिव कि दर्शन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईश्वरीय अवतार और उनके श्रृंगारों का। भगवान श्री कृष्ण की तरह उनके मुख में पूरा विश्व और उसके दर्शन, दुनिया उनकी मुट्ठी में। अमेरिकी राष्ट्रपति उनका भक्त तो रूस का राष्ट्रपति भी और चीन के शी जिनपिंग यदि अपने प्रधानमंत्री को मानते हुए नहीं होते तो चीनी सेना क्या अब तक रुकी रहती। कहीं किसी टैक्सी वाले से आप बात करें, किसी लड़के नौजवान से बात करें तो उससे आमतौर पर कूटनीति नाम का शब्द सुनने को मिले। मतलब देखा नहीं आपने बाइडेन चलकर अपने मोदी जी से मिलने आया, देखा नहीं ऋषि सुनक ने कैसे नरेंद्र मोदी से आकर हाथ मिलाया, या यह कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिमी देशों को कैसी लताड़ लगाई, रूस ने भारत की कितनी तारीफ की। सो देसी मामलों में मूर्ख बनाकर वोट जुगाड़ना नई बात नहीं है, लेकिन कूटनीति की चर्चा बनवाकर जनता के बीच में भारत को विश्व गुरु और अमेरिका, रूस, चीन तीनों का बाप नेता बनना वह कमाल है जो सन 2022 से पहले सचमुच में अकल्पनीय था। और हाँ, यह भी नोट रहे कि 2022 की फाउंडेशन पर सन 2023 में G20 के नई दिल्ली बैठक से कूटनीति का लगातार ऐसा झूठ प्रचारित होगा कि विश्व नेता और वैश्विक थिंक टैंक दांतों तले उंगली दबाएंगे और हिंदू राजनीति को लेकर वे अनिवार्यतः यह सोचेंगे कि वाह क्या खूब है, कैसी है हिंदुओं की बुद्धि। अब अगली गपशप है और उसका शीर्षक है राजनीति 100% खरीद फरोख्त। हाँ, वर्ष 2022 ने बार बार बताया है कि भारत में राजनीति का मतलब धन बल और खरीद फरोख्त है। पहली कोशिश मतदाताओं को लालच देकर उनका वोट हासिल करने का।
यदि उससे सफलता नहीं मिले तो मतदाता ने जिनको चुनकर भेजा है उसे खरीद लो। अपने आप को बेचना और फिर खरीदना ही भारत की मौजूदा राजनीति का मूल मंत्र बन गया है। यही हिंदू राजनीति की मौजूदा चाणक्य नीति है। पार्टियों में तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, धन बल का इस्तेमाल करके या लोगों को डराने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल मोदी कालीन राजनीति का सबसे सफल टूल है। जो इन औजारों का जितना प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करेगा वह उतना ही सियासी तौर पर सफल। और जनता भी झूठ तथा मूर्खताओं की महामारी में यह सोचती है कि राजनीति में जो जितना धोखा, झांसा और तिकड़म कर सकता है वह उतना ही बड़ा चाणक्य। ऐसे कई चाणक्य पैदा हो गए। कोई सबसे बड़ा चाणक्य जिसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत है, तो कई छोटे छोटे चाणक्य भी कई छोटे राज्यों में भी हो गए। भगवान से ज्यादा भक्त होने की नौटंकी करने वाले नंग लोग अब भारत की राजनीति के सुपर हिट। जैसे हाल में दिल्ली में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन भाजपा के नेताओं ने कहा कि मेयर तो उन्हीं का बने और इसे चाणक्य नीति कहा गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई और कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने विधायक छिपाएगी नहीं तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। यह भी हिंदू शाही के मौजूदा वक्त की सफल चाणक्य नीति, चाणक्य सिद्धांत। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के चुनाव में जाकर ऐलान किया कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो बिजली और पानी फ्री में देंगे, हर महिला को 1000 रुपया महीना देंगे और बेरोजगारों को 3000 रुपये का भत्ता। इसे राजनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। कांग्रेस पार्टी ने अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों की परवाह नहीं करते हुए हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। उसे भी कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। सन 2022 की शुरुआत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से हुई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव हुए। सबकी अनोखी कहानी है। 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश में राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी किसी अज्ञात कारण से कोमा में चली गई। पार्टी ने न तो चुनाव की अच्छी तैयारी की और न जोर लगाकर चुनाव लड़ा। हर जगह उसने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिनसे मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, भाजपा को फायदा हुआ। बसपा ने भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम क्यों किया, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह पंजाब में एन चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अलग पार्टी बनाई। कांग्रेस ने उनको 9 साल तक पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर रखा, लेकिन चुनाव से पहले वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा की दुकान पर जा बैठे। भाजपा को उससे फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन वे कांग्रेस में 10 साल सत्ता भोगने के बाद भाजपा की मदद करने के लिए बैठ गए। विचार, नैतिक मूल्य, चरित्र, बदनामी की रत्ती भर इसलिए चिंता नहीं क्योंकि नागरिकों ने भी इन सब बातों को भुला दिया है। वे भी इन बातों को चाणक्य नीति की जरूरत मानते। ऐसे ही 2022 में राजनीति और चुनाव में धन बल का बेशर्मी से खेल हुआ। गोवा में 2 अलग अलग राज्यों में सरकार चला रही पार्टियों ने पैसे के दम पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा, अपना कुनबा बनाकर चुनाव लड़ा। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ा। बेहिसाब खर्च के बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर इतना वोट काटा ताकि कांग्रेस हार जाए, भाजपा जीत जाए। दोनों पार्टियों ने जानबूझकर भाजपा को फायदा पहुंचाया या अनजाने में ऐसा किया, ये सवाल इसलिए बेमानी है कि पैसा बेइंतहा खर्च हुआ और चुनाव के बाद ये पूरी तरह नदारद। तीसरी गपशप का शीर्षक है कोठा, खोखा और राजनीति। सचमुच सन 2022 में खरीद फरोख्त की राजनीति सबसे बड़ा कमाल महाराष्ट्र में हुआ है। एक हिंदूवादी पार्टी को भी भाजपा ने नहीं बख्शा। बाल ठाकरे की पार्टी से विधायकों की खरीद फरोख्त का देश के आगे वह प्रतिमान बनाया जो भारत की राजनीति के चरित्र में आगे भी अनुकरणीय होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। पुरानी सहयोगी शिवसेना 40 विधायकों को तोड़कर अलग गुट बनवाया। एकनाथ शिंदे उस गुट के लीडर होकर मुखौटा रहे, लेकिन पर्दे के पीछे से सारी कमान भाजपा ने संभाली। विधायकों को पहले भाजपा शासित गुजरात में रखा गया, वहां से भाजपा के शासन वाले असम ले जाया गया, वहां वे 5 सितारा होटल में टिके। अंत में वहां से भाजपा शासित गोवा ले जाया गया, जहां से विधायक मुंबई पहुंचे। बाद में आरोप लगा कि हर विधायक को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। पता नहीं ये आरोप कितना सच है, लेकिन विधानसभा के अंदर यह नारा लगा है, 50 खोखे एकदम ओके।
महाराष्ट्र में खोका करोड़ को बोलते हैं। खरीद फरोख्त की मंडी से भाजपा के ऑपरेशन लोटस दूसरे राज्यों में भी चले। झारखंड पूरे साल चर्चा में रहा, मगर वहां भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हुआ। कई बार कोशिश होने की खबर आई। पहले महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं का नाम आया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तब भी कुछ नगद रुपए पकड़े गए थे। उसके बाद असम भाजपा के सबसे बड़े नेता का नाम आया। कांग्रेस के 3 विधायक करीब 50 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़े गए। कुल मिलाकर खरीद फरोख्त की राजनीति सफल वहां नहीं हुई। भाजपा की सेंधमारी कोशिशों से बचने के लिए सत्तारूढ़ अलायंस के विधायक छत्तीसगढ़ के एक रिसोर्ट में रहे। उधर तेलंगाना में भी ऐसा ही किस्सा बना। इस साल 2 वहां उपचुनाव हुए। दोनों में दूसरी पार्टियों के विधायकों ने इस्तीफा दिया और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े। एक सीट भाजपा जीती और दूसरी हार गई। उसके बाद राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के 3 विधायकों को कथित तौर पर खरीदने की कोशिश हुई। इस मामले में बाकायदा मुकदमा दर्ज है। उसमें भाजपा के संगठन महामंत्री का भी नाम है। बहरहाल दिल्ली में मेयर का चुनाव अभी होना है, लेकिन इससे पहले चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव हारने के बाद भी भाजपा ने इधर उधर से पार्षद तोड़कर अपना मेयर बना लिया था। ऐसे ही राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा के अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाकर छुपाया। बावजूद इसके उसके 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत तय कराई। बहरहाल वर्ष 2022 के लब्बो लुआब की गपशप अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि मेरे बताए इन पहलुओं पर सोचे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.